मैं मोहित यादव टीएनसी के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अध्याय हम स्टार्ट करेंगे मैथ और रीजनिंग के साथ। तो दोस्तों, बात करते हैं आज मैथ और रीजनिंग की। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नोरसेट 2022 आ गया, सामने ही है। 11 सितंबर को आपका एग्जाम है दोस्तों। उसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके से होंगे और मैं चाहता हूं कि आपके 20 ऑफ 20 में से 20 पूरे एकदम करेक्ट हो दोस्तों। एकदम सही आंसर देना है आपको। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ है कि ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट। आपका कहां से क्वेश्चन उठ के आया है? डायरेक्शन से उठ के आया है, दिशा से उठ के आया है। आपका क्या होता है? 4 जोन होते हैं। टोटल जो डायरेक्शन होते हैं दोस्तों वो 10 डायरेक्शन होते हैं, जिनमें से आप 8 डायरेक्शन को विजुअलाइज कर सकते हो। 2 डायरेक्शन को आप नहीं करते हो। 8 डायरेक्शन कौन से करते हो? ये वाले 8 डायरेक्शन करते हो। जिसमें डायरेक्शन कैसे बनाते हैं दोस्तों? ये होता है हमेशा नॉर्थ। जो आप लिखते हो उसमें सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है कौन सा? नॉर्थ। नॉर्थ के बाद में क्या आता है? ईस्ट। ईस्ट के बाद में साउथ और ये वेस्ट। डियर, समझ में आ रहा होगा। मैंने लिखा है NEWS, न्यूज। न्यूज कैसे बनाओगे? एन के बाद आपका राइट हैंड की तरफ क्या जाएगा? E, लेफ्ट हैंड की तरफ W और डाउनवर्ड में जाएगा आपका S। मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। बाकी जो 4 और दिशा हैं, डायरेक्शन जो बन रहे हैं 4, ये बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये बन जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये आपका बन जाएगा साउथ वेस्ट और ये आपका बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बन गए दोस्तों। आपके टोटल 8 डायरेक्शन आपका ड्रॉ किया हुआ है। 2 डायरेक्शन जो बचे वो डायरेक्शन होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का डायरेक्शन। ऊपर और नीचे टोटल आपके 8 डायरेक्शन है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग कि किस तरीके से होगा। क्वेश्चन अच्छे से देखना दोस्तों कि ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट। आप वही चारों दिशा बना लो। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट दोस्तों। 4 दिशा आपके सामने है, चारों डायरेक्शन है। आगे दिया हुआ है कि ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कौन सा है दोस्तों? ये वाला है आपका। ए जो है वो कहां पे है? ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। यहां पे आप बी ले लो बीच में। इससे साउथ वेस्ट में कौन है? ए है। ए यहां पे है दोस्तों, साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट मैंने ले लिया। यहां पे कौन है? ए है। आगे दिया हुआ है कि आगे दिया हुआ है सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट। सी जो है वो साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहां होगा? इधर होगा। यहां कौन है? सी है। सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट। आपका ये जो दूरी है वो 40 मीटर इधर है और 40 मीटर ही इधर है दोस्तों। बराबर की डिस्टेंस है तो दोनों जो खड़े होंगे वो बराबर होंगे। कंफर्म है। आगे दिया हुआ है कि देन सी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ए। आगे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि सी जो है वो ए से कौन से डायरेक्शन में खड़ा है। तो आपका सी ये है और ए ये है। डायरेक्शन आपका ये बन गया दोस्तों। और मैंने बताया है कि जब ये दोनों एक सिद्ध में खड़े होंगे, 4 डायरेक्शन हम लोगों ने बनाए थे। ऊपर का बनाया था नॉर्थ, नीचे का साउथ, राइट साइड का ईस्ट और लेफ्ट साइड का वेस्ट। तो मुझे ये बताइए, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है सी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ए, कि सी ए के कौन से डायरेक्शन में खड़ा है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर ईस्ट। ईस्ट इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है। ईस्ट इसलिए आया दोस्तों कि आपका 40 और 40 मतलब डायरेक्शन तो बराबर हो गया। 40 का डिस्टेंस था इसलिए डायरेक्शन सेम हो जाएगा। ऊपर में आपका नॉर्थ हुआ, इधर में आपका ईस्ट, इधर में साउथ और इधर में वेस्ट। ए से पूछा है सी कहां है? तो ए से सी जो होगा वो ईस्ट में होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं कि फाइंड द मिसिंग टर्म। फाइंड द मिसिंग टर्म पूछ रहा है कि आपका यहां पे कौन सा टर्म आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहां पे क्या आएगा, किस तरीके से कि PART पार्ट को क्या लिख रहा है? ये TRAP पार्ट अनुपात, ट्रेप समानुपात, POTS। आपको दोस्तों क्वेश्चंस कहना चाह रहा है कि आपके जो PART जो वर्ड है उसको लिखा जाता है TRAP। आगे पूछ रहा है
कि इसी तरीके से POTS को क्या लिखेंगे दोस्तों, आपको माइंड एक्टिव करना है और सोचना है कि कैसे PART को TRAP लिखा गया है। दोस्तों मैं लिखना चाहूंगा PART, इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, TRAP। दोस्तों माइंड एक्टिव करो और पहला तो माइंड में आपके यह आना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से क्रम संख्या पे होता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये आपको पता होना चाहिए। सीरीज के जितने भी होंगे, आपके अल्फाबेट के जितने भी होंगे, उनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन सी संख्या पे है आपका। दोस्तों जैसे P होता है वो नंबर 16 पे होता है, A नंबर 1 पे होता है, R नंबर 18 पे होता है और T नंबर 20 पे होता है। आगे नीचे का लिखा हुआ है ट्रेप, तो T 20 पे हो गया, R 18 पे हो गया, A 1 पे हो गया, P 16 पे हो गया। दोस्तों मजे लायक बात यह है कि सेम वर्ड मिल रहे हैं, जो ऊपर थे वो ही नीचे मिल रहे हैं। किस तरीके से मिल रहे हैं कि आपका P यहां था तो उसको लास्ट में लिख दिया, A को फिर लिख दिया, R को फिर लिख दिया और T को पहले लिख दिया, यही लिखा हुआ है। सेम आगे पूछा है POTS को क्या लिखा जाएगा, सेम आप भी इसी की तरीके से लिख दो कि इसने जब T को पहले लिखा, R को फिर लिखा, A को फिर लिखा और P को फिर लिखा, यही इसने लिखा है दोस्तों। तो आप भी इसी तरीके से लिख दो। सबसे पहले लिख दो S, फिर लिख दो T और फिर लिख दो O और फिर लिख दो P, STOP। कहीं मिल रहा है दोस्तों, STOP मिल गया दोस्तों। क्या हुआ, मिल गया, मार दो टिक, जो मिल गया उसको मार दो टिक, मतलब सही है। आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आया इसमें, STOP, स्टॉप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन ए कर्टन कोड अप्रैल इज रिटन एज BQSJM। APRIL को क्या लिखा जा रहा है, BQSJM लिखा जा रहा है। दोस्तों याद रखना APRIL, इसको लिखा क्या जा रहा है, A को लिखा जा रहा है B, P को लिखा जा रहा है Q, R को लिखा जा रहा है S, I को लिखा जा रहा है J और L को लिखा जा रहा है M। यही लिखा जा रहा है डियर, बिल्कुल यही लिखा जा रहा है। आगे पूछा है कि व्हाट इज द वर्ड whose कोड इज HSFFO। आपको इसके बारे में पूछा है कि इसका क्या लिखा जाएगा। आपके पास क्या है, HSFFO, इसके बारे में पूछा है कि इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों अब दिमाग ये लगाना है कि अप्रैल को ये कैसे लिखा गया। A होता है नंबर 1 पे, P होता है आपका नंबर 16 पे, R होता है आपका नंबर 18 पे, I होता है नंबर 9 पे, L होता है नंबर 12 पे। दोस्तों सेम इसी प्रकार आपका B होता है नंबर 2 पे, Q होता है नंबर 17 पे, S होता है आपका नंबर 19 पे, J होता है नंबर 10 पे और M होता है नंबर 13 पे। क्या चीज समझ में आई दोस्तों कि जो एक था उसको 2 कर दिया, 16 को 17 कर दिया, 18 को 19, 9 को 10 और 12 को 13। सेम उसी प्रकार आप भी कर दो। दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, H नंबर 8 पे होता है, वेरी गुड। S आपका नंबर 19 पे होता है, F आपका नंबर 6, F आपका नंबर 6, O आपका होता है नंबर 15 पे। यहां तक आपका क्लियर है दोस्तों। अब आपको क्या लगाना है, आप इस तरीके से करोगे तो 8 के बाद में 9 पे क्या आता है, I आता है। आपका पहला अक्षर क्या आया, I आया। I इसमें कहां लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है। तो अगला अक्षर चेक करेंगे हम इसमें कि साहब अगला अक्षर क्या होगा, S 19 पे था तो 20 पे क्या आता है दोस्तों, T आता है। क्या आता है, 20 पे T आता है। तो इसमें तो T है ही नहीं। अगर T नहीं है तो सोच लो आपका ये आंसर गलत हो रहा है, इसलिए इसको छोड़ दो। और क्या करोगे, अगला आंसर देखो कि कैसे इसका आंसर आएगा। इसका आंसर इस तरीके से आएगा, अगर 1 को 2 लिखा था मतलब 2 को क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो आप भी उल्टा कर दो, 8 को क्या लिख दो, 7 लिख दो। 7 पे क्या आता है दोस्तों, G आता है, वेरी गुड। 7 पे क्या आता है, G आता है। S आपका 19 पे था, 19 को क्या लिख दो, 18, वेरी गुड। 18 पे क्या आता है आपका, R आता है दोस्तों, R आपने लिख दिया, आपको मिल रहा है GR, वेरी गुड। 2 में मिल रहा है GR। आगे दिया हुआ है F नंबर 6 पे था तो नंबर 5 पे क्या आता है, E आता है नंबर 5 पे। कहां मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है E। आगे भी F दिया हुआ है तो F का फिर क्या बन जाएगा, नंबर 5 पे।
ई बन जाएगा। ओ नंबर 15 पे था, 14 पे क्या आता है आपका दोस्तों? 14 पे आता है आपका एन। एन आपका 14 नंबर पे आ गया। दोस्तों आपका आंसर क्या निकल गया है? GREEN। कहीं मिल रहा है क्वेश्चंस में? वेरी गुड, मिल रहा है दोस्तों, GREEN। आपका डी आपका सही आंसर है। इसमें क्या कौन सा आंसर होगा दोस्तों? डी आपका ग्रीन। समझ में आ रहा है दोस्तों? हो सकता है मेरा थोड़ा सा आवाज तेज गति से चल रहा होगा, तो दोस्तों आपको भी मेरे साथ साथ ही चलना है, क्योंकि नोट सेट का टाइम ज्यादा नहीं बचा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया आपका? सही आंसर इसमें ग्रीन बना। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों इसी स्लाइड में कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। आपका कि यहां का जो नेक्स्ट नंबर है वो ज्ञात करना है। सीरीज आपके सामने दी हुई है। सबसे पहले दिया हुआ है 11, फिर दिया हुआ है 16, फिर दिया हुआ है 23, फिर दिया हुआ है 32, फिर दिया हुआ है 43 और अगला क्वेश्चन मार्क आपका पूछा गया है कि कौन सी संख्या होगी। दोस्तों आपको देखना है कि यह सीरीज किस हिसाब से चल रही है। सीरीज में दो तरीके से होते हैं, एक गणितीय संख्याएं होती हैं और एक अल्फाबेटिकली संख्याएं होती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला और गणितीय संख्याएं चलती हैं, तो उनकी सीरीज में से देखना होता है कि क्या आता है। इस सीरीज को हल करते हैं। 11 आपका, इसके बाद में नंबर 16, कितने का अंतर आया दोस्तों? इन दोनों के बीच में नंबर आ रहा है अंतर 5 का। आगे दिया हुआ है आपका, आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों कि नंबर 5 के बाद में दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में नंबर 5 आया। 16 से 23 चला, मतलब 16 to 23 अंतर आ रहा है नंबर 7 का। 23 से 32 अंतर आ रहा है 9 का। 32 to 43 नंबर आ रहा है आपका 11 का अंतर आ रहा है। तो आगे कितना आ जाएगा? 5 में 2 गए, 5 में 2 जुड़े तो 7 हुआ, 7 में 2 जुड़े तो 9 हुआ, 9 में 2 जुड़े तो 11 हुआ, 11 में 2 जुड़ेंगे तो क्या होगा? 13 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या अंतर आएगा? 13 का आएगा। 43 प्लस 13 कर दो दोस्तों। 43 प्लस 13 बराबर आपका कितना हुआ? 56। कहीं पर भी आपको 56 मिल रहा है दोस्तों? बिल्कुल मिल रहा है। ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों। इसमें ए इज करेक्ट आंसर। कैसे हुआ? आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। यही दिमाग आपको एग्जाम में लगाना है और तुरंत आपको आंसर देना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस घड़ी में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बैग कंटेन ₹90। एक बैग है आपके पास और उस बैग में कितने रुपीज हैं? 90 रुपीज है दोस्तों। कितना रुपीज है? 90 रुपीज है। आगे दिया हुआ है कंप्रेसिंग 50 पैसा। उसमें कुछ नोट जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं और कुछ सिक्के 10 पैसे के हैं। आपके कॉइन डले हुए हैं। टोटल आपके 90 रुपीज है। टोटल कितना रुपीज है? 90 रुपीज है दोस्तों। 90 रुपीज है। 90 रुपीज में से जो बैग है उस बैग में जो सिक्के डले हुए थे वो 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के डले हुए हैं। इफ द रेशो ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन इज 2:3:5। क्या दे रखा है दोस्तों? 2:3:5 235 दे रखा है। देन द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन विल बी, कि उस थैले के अंदर जो 25 पैसे के कॉइन है उनकी संख्या ज्ञात करो। उनकी संख्या कितनी है? दोस्तों किस तरीके से इसको हल करते हैं देखना। क्वेश्चंस आपके सामने, टोटल आपके पास 90 रुपीज है। एक बार उसको वहां छोड़ दो। आगे दिया हुआ है कि 50 पैसा है, 25 पैसा और 10 पैसा है। लिखा हुआ है कि इनका जो रेशो है वो है 2:3:5। दोस्तों आपके सामने अनुपात दिया हुआ है कि 2:3:5 आपके सामने है। आपका रेशो लिखा हुआ है। जो इसमें से मान लो आपका जो एलसीएम लिया होगा वो उन्होंने क्या लिया होगा? अक्स लिया होगा। अक्स से इनको डिवाइड किया होगा। तो आप इसमें लिख दो, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x और ये हो गया 5x। मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा या तो 100 माना जाता है या फिर x माना जाता है। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमको संख्या लेनी होगी तो आप या तो x लोगे या फिर 100 लोगे। आपने यहाँ x ले लिया। 2x:3x:5x। आगे आपका दिया हुआ है कि देन द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन विल बी, कि आपको 25 पैसे वाला देखना है। पहला आपका ये था 50 पैसे का और ये था 25 का और ये था 10 का। ये आपका पैसा है डियर। आप मुझे ये बताइए कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? वेरी गुड। 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा।
1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो क्या मुझे ये बताइए कि 50 पैसे 2 बार मिलेंगे तब क्या बनेगा? 1 रुपया बनेगा। और x बराबर हम लोग क्या लिए? रुपया लिए हैं। x बराबर हमको मालूम नहीं है अभी कि कितना रुपीज है, लेकिन x बराबर आपका क्या है? रुपीज लिया है। आगे क्या बात करते हैं? 50 पैसे के 2 सिक्के लोगे तो आपका 1 रुपया बनेगा। मतलब 2x, 1 रुपए में किसका भाग दोगे? 2 का भाग दोगे। 50 पैसे कितने बार? 2 बार लोगे तो आपका क्या बनेगा? 1 रुपया बनेगा। यहाँ 1/2 आ गया कि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे। अगला दिया हुआ है कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे दोस्तों? वेरी गुड, 4 सिक्के होंगे। वेरी गुड, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। अगला दिया हुआ है कि 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपए में? वेरी गुड, 10 सिक्के होंगे। 10 पैसे के 10 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे। आपके सामने न्यूमेरिकल बना है 1/2, 1/4, 1/10। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है दोस्तों, आगे देखना। आपके पास यहां तक था लॉजिक, ये तो बिल्कुल इजी और एकदम सटीक लॉजिक था। इसके बाद में बात करते हैं कि 1/2 लिया आपने किसके लिए? 2x के लिए। तो लिखोगे 2x आपका है, 2x किसके सिमिलर है? 1/2 के सिमिलर है। तो इंटू कर दो, 2x इंटू 1/2 अनुपात। अगला ले लो 3x इंटू 1/4। ठीक है। अगला ले लो 5x इंटू 1/10। दोस्तों इसको हल करना नीचे। 2x इंटू 1/2 किया, 2 से 2 चला गया तो क्या बच गया? x बच गया दोस्तों। x/1 बचा। इसको आप क्या लिख सकते हो? x लिख सकते हो। अनुपात अगला 3x/4 करेंगे तो भाग डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3x/4। तो इसको लिख दो 3x/4। आपके पास बन गए 2 नंबर। अगला दिया हुआ है 5x/10। इसको 2 बार काट दिया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो आपके पास बच गया x/2। आपके पास क्या आया अनुपात में? x/2। यहां तक क्लियर है दोस्तों? यहां तक अगर आपके समझ में आ गया तो अब मुझे ये बताइए, ये आपने 1 रुपया लेके कर लिया कि x अनुपात 3x/4 अनुपात x/2 बराबर आपके पास कितना है? 90 रुपीज है। दोस्तों मैं इधर से थोड़ा रब कर दूं, आगे मैं आपको समझा दूंगा। ये मैंने थोड़ा सा रब किया है यहाँ पे। अभी तक जो आपके पास आंसर जो आया है वो आया है x अनुपात 3x/4 अनुपात x/2। क्या आया है? x अनुपात 3x/4 अनुपात x/2 ये आया है। बराबर में दिया हुआ है आपका क्या? 90 रुपीज। कैसे? आपने 1 रुपया लेके तो कर लिया। अब इन तीनों को जोड़ोगे, इन तीनों को हम जोड़ेंगे, पहले को, दूसरे को, तीसरे को। आपके 50 पैसे वाले को, 25 पैसे वाले को और 10 पैसे वाले को, तो टोटल रुपीज आपके पास है 90। इनका एलसीएम ले लो डियर। एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। जब 4 एलसीएम आ गया तो पहला हो गया 4x, अगला हो गया आपका 3x और अगला हो गया 2 दूनी 4 तो 2x बराबर आपका दिया हुआ है 90। आपके पास हो गया 4 और 3 7 और 2 9, 9x/4 बराबर 90। इसको आप आगे हल करोगे तो आपका इसको वज्र गुणा कर दो या इसको मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लो। जब इसको वज्र गुणा किया तो आपका हो गया 9x बराबर 9 चौक 36 360। x बराबर लोगे तो x बराबर आएगा 360/9। x बराबर आपका आ गया 9 चौक 36 40। मतलब x बराबर आपका क्या हुआ है? 40 सिक्का आया है। x बराबर आपका क्या है? 40 आया है। x बराबर अगर आपका 40 आया है दोस्तों, तो आपने जो अनुपात लिया था स्टार्टिंग में, जो अनुपात लिया था वो था 2x अनुपात 3x अनुपात 5x। ये आपका 50 पैसे के लिए था, ये आपका 25 के लिए था और ये आपका 10 पैसे के लिए था दोस्तों। यही था। आपको क्वेश्चंस में जो आंसर देना है वो देना है 25 पैसे के कितने कॉइन हैं। x बराबर आपके सामने लिखा हुआ है नंबर्स 40। तो मुझे ये बताइए कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 25 का दिया हुआ है दोस्तों 3x, तो 3 गुणा x आपका लिख के 40, तो 3 गुणा 40 बराबर आपका आ जाएगा 120 कॉइन्स। 120 कॉइन्स आपका आंसर कहीं भी दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 25 पैसे के आपके पास कितने कॉइन होंगे? 120 कॉइन होंगे। सेम इसी प्रकार
50 पैसे के आपके पास कॉइन होंगे 80 कॉइन, 10 पैसे के आपके पास अगर कॉइन होंगे तो होंगे 200 कॉइन। समझ में आया दोस्तों? बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। नहीं आ रहा तो एक बार मेरी क्लास दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 72 डेज। दोस्तों ए और बी मिलके एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 72 डेज में कर रहे हैं। अगला लिखा हुआ है बी एंड सी कैन डू द सेम जॉब इन 120 डेज। बी और सी मिलके उसी काम को करते हैं 120 डेज में। एंड ए एंड सी कैन डू द सेम जॉब इन 90 डेज। आपका ए और सी मिलके उसी काम को करते हैं 90 डेज में। इन हाउ मेनी डेज विल ऑल द थ्री टेक टू कंप्लीट द जॉब। तीनों लोग मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछना चाह रहा है दोस्तों। तो आप लोग इसमें लिखना ए प्लस बी मिलके कर रहा है काम आपका कितने दिन में? 72 डेज में। अनुपात बी प्लस सी मिलके कर रहा है आपका 120 डेज में। 120 डेज में अनुपात सी प्लस ए आपका मिलके उस काम को कर रहा है, ए और सी मिलके कर रहा है 90 डेज में। तो अनुपात 90 डेज। दोस्तों आपके समझ में आया? ए प्लस बी मिल करके कर रहा था 72 में, बी प्लस सी कर रहा था 120 में, और सी प्लस ए कर रहा है 90 डेज में। एलसीएम ले ले इनका। वेरी गुड, ले ले एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम आ जाएगा दोस्तों आपके पास। एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिस संख्या के अंदर इन सब का भाग जाता हूं, इन सब से क्या होता हूं? डिवाइड होता हूं दोस्तों। एलसीएम इनका लेंगे तो एलसीएम आएगा दोस्तों 360। मैं आपको एक और वीडियो ऐसा दे दूंगा जिसमें एलसीएम और एमसीएम लिया जाता है, किस तरीके से लेते हैं वो मैं बता दूंगा दोस्तों। इसमें आपका एलसीएम आया है 360। 72 से 5 बार इंटू करोगे तो आपका 360 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 72 को कितने से गुणा किया था आपने? 5 बार से किया था। तो आपका एलसीएम हमने कैसे लिया था? इसमें सबके ऊपर 1/72 लिया था, 1/120 लिया था, 1/190 लिया था। ये आपने लिया, एलसीएम आपके पास 360 आया। कितना आया? 360 आया। एलसीएम का मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको अलग से वीडियो दे दूंगा दोस्तों। जब 360 इसका एलसीएम आया, कितनी बार 72 से डिवाइड हुआ? 5 टाइम्स। तो 5 अनुपात आगे दिया हुआ है। 120 से कितनी बार हुआ? 3 टाइम्स। तो 3 अनुपात आगे दिया हुआ है। 90 से कितनी बार हुआ? 4 टाइम्स। तो 4 हो गया दोस्तों। 5:3:4 आपके सामने है। एलसीएम है आपका 360। दोस्तों आपके पास क्या है? संख्या ये 5:3:4। ये है ए प्लस बी, और ये है बी प्लस सी, और ये है आपका सी प्लस ए। यही है दोस्तों। अब मुझे ये बताइए कि ये टोटल संख्या कितनी हुई? 5 + 3 + 4 बराबर 5 और 3 8 और 4 12। अब मुझे ये बताइए, ये जो लिखा हुआ है मतलब 2 टाइम्स ए आ रहा है, ए यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, बी यहां भी, सी यहां भी और यहां भी। हर जो मजदूर है आपका वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आप लिख दो इसको ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो आपका हो जाएगा ये 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है। जब आप a प्लस बी प्लस सी लोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 बराबर 6। आपके पास क्या आया? नंबर्स, यूनिट जो आ रही है वो क्या आ रही है? 6 यूनिट। अब आप मुझे ये बताना, आपने a प्लस बी के लिए क्या यूनिट लिखा है? 5 नंबर आपने लिखा है। a प्लस बी के लिए जो आपने यूनिट यूज की है वो क्या है? आपकी नंबर 5। देख लीजिएगा यहाँ a प्लस बी के लिए आपका यूनिट क्या आया था? 5 आया था। b प्लस सी के लिए यूनिट आया था आपका नंबर 3। c प्लस a के लिए आपका यूनिट आया था नंबर 4। दोस्तों अब मुझे ये बताना कि a प्लस बी के लिए आपका यूनिट कितना आ रहा है? a प्लस बी के लिए यूनिट आ रहा है आपका कितना? 5। तो अगर आपसे पूछें कि c का यूनिट कितना होगा तो आप 6 में से 5 माइनस कर दोगे तो c का यूनिट अकेला 1 आ जाएगा। अगर आपसे पूछें कि साहब a का यूनिट कितना होगा तो b प्लस सी का आ रहा था 3, तो a का यूनिट आ जाएगा आपका 3। 6 - 3 बराबर 3। तो आपको क्वेश्चंस देखना है कि आगे क्या पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है
कि इन हाउ मेनी डेज विल ऑल द थ्री टेक टू कंप्लीट द जॉब, कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों का यूनिट आपके पास 6 आ रहा है। एलसीएम आपका जो लिया हुआ था वो था 360। तो दोस्तों 360 आपको कंप्लीट तीनों को मिलके अगर काम करना है तो 6 से डिवाइड कर दो। अगर आपको केवल एक का पूछता तो आप 3 से डिवाइड करते। अकेला बी का पूछता तो बी का आपको कैसे ज्ञात करना है, सी और ए का 4 था तो बी का आ जाएगा 6 - 4 बराबर 2। तो आप बी का निकालते तो 2 से डिवाइड करते। इसी प्रकार आप सी का निकालते तो 1 से डिवाइड करते। तो दोस्तों हम तो तीनों का साथ निकालेंगे तो 360/6 बराबर 60। कहीं पर भी आपको 60 डेज अगर दिख रहा है दोस्तों, आपका वो सही आंसर है। दोस्तों कहां दिया हुआ है, ये रहा 60 डेज। 60 डेज आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों नहीं आया थोड़ा पीछे जाओ, क्वेश्चंस को अच्छे से समझो और दोबारा वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा। दोस्तों दावे के साथ बोल रहा हूं, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं दोस्तों आपके लिए कि द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ इज 23 ईयर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लो कि आपका नोट सेट में आने वाला क्वेश्चन से ये सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका ESIC में। किसमें आया हुआ था दोस्तों, ESIC में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा और लंबा क्वेश्चन है। दोस्तों अच्छे से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ इज 23 ईयर्स। दोस्तों क्या दिया हुआ है, एवरेज एज दी हुई है हस्बैंड और वाइफ की। तो एज प्लस वाइफ, एच मतलब हस्बैंड और डब्ल्यू मतलब वाइफ, तो एच प्लस डब्ल्यू बराबर दिया हुआ था आपका 23। एवरेज दिया हुआ था तो 23 इसका मान लो और 23 इसका मान लो। टोटल कितना हुआ दोस्तों, 46 ईयर हो गया टोटल। आगे दिया हुआ है दोस्तों एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैरिज, ये उनकी शादी के टाइम की एज थी। आगे दिया हुआ आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर दे हैव ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 5 साल के बाद में उन दंपति के 1 ईयर का बच्चा था। कितने ईयर्स का था बच्चा, 1 ईयर का बच्चा था दोस्तों। तो आगे दिया हुआ है कि द एवरेज एज ऑफ द फैमिली, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3। यहां तक अगर क्वेश्चन होता तो ठीक था, लेकिन आगे दिया हुआ है when their child was born is। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि उन तीनों की, क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, कि द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3, मतलब बोल रहा है कि दंपति के साथ साथ उनका बच्चा भी है, हस्बैंड वाइफ एंड उनका सन, तीनों मिलके। आगे दिया हुआ है when their child was born is, जब बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम उनकी औसत एज क्या थी, एवरेज एज क्या थी। तो दोस्तों मुझे ये बताना कि आपका 5 इयर्स के बाद में आपका दे रखा है कि 1 साल का बच्चा था, मतलब जब जन्म लिया होगा तो वो कब लिया, 4 इयर्स बाद में। वेरी गुड, 4 इयर्स बाद में। तो 23 + 23 आपका 46 था यहाँ। जब हस्बैंड की उम्र भी 23 आपने ली है और वाइफ की उम्र भी 23 ली है, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, 4 साल के बाद में उनके बच्चा हो रहा है, तो इसमें +4 कर दो, इसमें भी +4 कर दो। 23 और 4 हो गए आपके 27 और ये भी हो गया कितना, 27। 27 हो गया, 23 और 4 27। उस टाइम आपका जो बच्चा था वो पैदा हुआ, वो कितने ईयर का था, 0 ईयर का मानेंगे दोस्तों अपन। कितना मानेंगे, 0 ईयर मानेंगे। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लोगे तो 4 + 4 8 हुआ था, तो 46 + 8 कर दो। 46 + 8 आपका कितना हो जाएगा, 46 + 8 आपका हो जाएगा 54। इधर भी आपका हो रहा है टोटल 54। अब दोस्तों बच्चे की एज भी इसमें ऐड कर दो कि when their child was born, जब बच्चा पैदा हुआ उस टाइम बच्चे की उम्र थी 0 वर्ष, तो 54 + 0 बराबर 54। अब दोस्तों आपको 54 आपके पास दिया हुआ है, 54 में से औसत एज ज्ञात करनी है, तो 54 डिवाइडेड बाई 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि फादर था, मदर था एंड चाइल्ड था, हस्बैंड वाइफ एंड सन, तीनों की औसत एज ज्ञात करनी है। तो 54 डिवाइडेड बाई 3 बराबर आ गया 18 ईयर्स। आपको कहीं भी दिख रहा है दोस्तों,
वेरी गुड, 18 ईयर्स। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, 18 ईयर आपका सही आंसर होगा। अब इस क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चंस को एग्जामिनर घुमा के यहां छोड़ देता कि साहब ये लाइन ही हटा देता, कौन सी, ये लाइन ही हटा देता आपके लिए, तो आपका क्वेश्चन बनता कि द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ इज 23 ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज, आफ्टर 5 years दे हैव ए 1 year old चाइल्ड, कि उनकी मैरिज के समय 23 ईयर एज थी, वो क्या थी, एवरेज एज थी। आगे दिया हुआ है कि आफ्टर 5 year है दे हैव ए 1 year old चाइल्ड, 5 साल बाद उन्होंने एक बच्चा था, उसकी एज थी 1 year, द एवरेज एज ऑफ दियर फैमिली ऑफ 3, कि उनकी फैमिली की एज कितनी होगी, एवरेज एज, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 23 + 23 46 प्लस उनका 5 साल के बाद में बच्चा था, तो 5 + 5 10 साल उनकी हो गई, प्लस 1 साल का बच्चा हो गया था तो 1 इनकी हो गई, तो इनका टोटल हो जाएगा 7 और ये 57 हुआ। जब आपसे यही क्वेश्चन यहां तक पहुंचता, आगे वाला लाइन नहीं दिया हुआ होता, तो आपका आंसर आ जाता 57/3 बराबर 19 ईयर। 19 ईयर, तब आपको ऑप्शन चेंज कर देता और उस टाइम आप आंसर क्या देते, 19 ईयर। लेकिन इसी क्वेश्चंस को आपको घुमा दिया व्हेन दियर चाइल्ड वाज बोर्न इज, कि बच्चा जब पैदा हुआ उस टाइम उनका एवरेज एज तीनों का कितना था, तो बच्चा पैदा हुआ उस टाइम 0 ईयर हो जाएगा, और 1 साल पहले हुआ तो दोनों दंपति की 1 + 1 एज माइनस कर देंगे, तो टोटल 3 ईयर्स माइनस करोगे, 57 - 3 करोगे तो आपका कितना आएगा, 54 आएगा। 54 / 3 करोगे तो आपका 18 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया, बिल्कुल आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%, एक आदमी है उसने एक आर्टिकल बेचा है, वो कितने में बेचा है, 20% लॉस में। 20% डिस्काउंट नहीं है, लॉस हुआ, उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 50 रुपीज मोर, अगर उसने उसी आर्टिकल को 50 रुपए ऐड करके बेचा, यदि उसी आर्टिकल को उसने पहले क्या किया, लॉस लिया है, कितने का, 20% का लॉस लिया है, फिर उसके बाद उसी आर्टिकल को अगर वो 50 रुपए ऐड करके बेचता है, तो ही वुड हैव गेन्ड 5%। गेन उसने क्या किया, अर्ज किया है, 5% उसने क्या लिया है, लाभ अर्ज किया है, 5% उसने लाभ लिया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज, वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोरसेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि 20% उसको लॉस हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास जब अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने बोला है कि मैथमेटिक्स की संख्या में 100 और x हमेशा माना जाता है, तो आप इसमें मान लो कि 100x का आपका सामान था, क्योंकि 100 लोगे तो हो सकता है गलत आंसर हो जाए, x की वैल्यू ज्ञात करके हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि कितना हुआ था। 100x आपने लिया, 100x में से आपको लॉस हुआ 20% का, तो 100x में से 20% का लॉस हुआ तो आपका कितना का बिका, वो 80x का, कितने का बिका, 80x का बिका डियर। आगे दिया हुआ है कि ही हैड सोल्ड इट फॉर 50 मोर, मतलब क्या है कि 80x जो थे उनमें आपने क्या किया, 80x + 50 बराबर आपका क्या आएगा कि ही वुड ही हैव गेन्ड 5%, उसने क्या किया है, 5% फायदा लिया है। तो 100x आपने माना था, जब नुकसान हुआ तो उसने 80x का किया, जब 80x में 50 ऐड करके उसने बेचा तो उसको फायदा कितना हुआ, 5% का, मतलब 105x। यही हुआ दोस्तों, वेरी गुड, यही हुआ, 80x + 50 बराबर 105x आपके सामने आया है। इस नंबर्स को आप सोल्व करोगे, किस तरीके से करोगे, आपका ये जो 80x है वो उधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ, तो आप किसी भी तरीके से कर लो, तो आपका हो जाएगा ये कि 105 माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 80x बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब आपके पास समीकरण बन गया कि 105x माइनस 80x बराबर 50, तो आपका 105 में से 80x गया तो आपका कितना बचा दोस्तों, 25x बराबर 50, तो x बराबर आपका आ जाएगा 50/25 बराबर
2, x बराबर आपके पास निकल के आया है 2। दोस्तों x बराबर आपके सामने लिखा हुआ है 2। आपने माना था क्या कि 100x बराबर 80x उसको लॉस हुआ था। आपको क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज, आपने 100x ली थी, x का आपके सामने मान लिखा हुआ है, आपने एक्चुअल प्राइस ली थी उसकी 100x, उसको जब लॉस हुआ तो 80x हुआ था, जब प्रॉफिट हुआ तो 105x हुआ था। तो आपको उसकी एक्चुअल प्राइस याद करनी है। आर्टिकल कितने का था, तो 100x, x बराबर आपका 2 लिखा हुआ है, तो 100 इंटू 2 बराबर x की वैल्यू लिख दी हमने 2, तो 100 इंटू 2 बराबर 200 रुपीज आपका कितने का था, आर्टिकल 200 रुपीज का। ठीक है, आपका कितना आएगा 200 रुपीज, यह आपका करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों आर्टिकल की वो संख्या हो सकती है या आर्टिकल का प्राइस हो सकता है। समझ में आया दोस्तों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, जिस किसी को भी समझ में नहीं आया दोस्तों वो आगे से एक बार फिर वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहां तक समझ में आया, इसका बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। दोबारा से मैं रिवाइज करूंगा कि कोई भी आर्टिकल है वो 20% लॉस में जब बेचा तो 100x माना था, उसको 80x हो गया। जब 80x में से उसने क्या किया 50 ऐड किया, तो 80x से प्लस 50 बराबर आपका आ जाएगा 5% लाभ हुआ, तो 105x से आपके सामने आया। जब इसको हल करेंगे तो 105x माइनस 80x से बराबर 50 आया, यहाँ पे आया 25x बराबर 50, x बराबर आ गया आपके पास 2, तो आपकी वैल्यू थी 100x, तो 100 इंटू 2 बराबर 200। आपका क्या आया आंसर, 200 इज करेक्ट आंसर। अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज दी हुई है, इसमें आपको नेक्स्ट नंबर ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क वाला नंबर ज्ञात करना है। सीरीज में लिखा हुआ है 885, क्या लिखा हुआ है 885, अगला अक्षर लिखा हुआ है 870, अगला अक्षर लिखा हुआ है 855, अगला अक्षर लिखा हुआ है दोस्तों 840, और आगे का आपको ज्ञात करना है दोस्तों इसमें देखना 885 में से 870 आ रहा है, कितने का अंतर हुआ, -15 का। आगे देखो दोस्तों 870 माइनस 855 कितने का अंतर हुआ, -15 का। आगे 855 माइनस 840 -15 का, तो यहां भी माइनस क्या कर दो 15 कर दो। जब -15 करोगे 840 में से दोस्तों, तो आपके सामने क्या आंसर आएगा 825। 825 प्लस 15 होता है 840, तो आपके पास जो आंसर निकल के आया 825। सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। दोस्तों ये आपका कहां से उठ के आया है, संख्या जो है वो दी हुई है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में कि कौन आपका क्या लगता है, ये आपका दिया हुआ है, फैमिली ट्री बनेगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमेशा आप दो चीजों का ध्यान रखोगे, मेल होता है उसको हमेशा प्लस से इंडिकेट करना, फीमेल जो होती है उसको हमेशा माइनस से इंडिकेट करना। दूसरा चीज आप ध्यान रखना कि जहां पे आपका खुद का दिया हुआ होता है या खुद का भाई बहन जीजा, आपकी जो भी दिया हुआ होता है, जीजा दिया हुआ होता है, भाई दिया हुआ होता है, बहन दी होती है, आपका बहनोई दिया हुआ होता है, तो वो आपके सिमिलर आएंगे, मतलब यहाँ पे आपके सिमिलर आएंगे। अगर आपसे ऊपर का दिया हुआ है कि जैसे मदर, फादर, आंटी, अंकल, आपका चाचा, चाची, ताऊ, ताई, जो भी दिए हुए हैं, फूफा, बुआ, जो भी दिया हुआ है वो आपसे ऊपर आएगा एक कलम, उसके ऊपर आपका चला जाएगा। जैसे आपका दिया हुआ है दादा, दादी, नाना, नानी, तो वो उससे भी ऊपर चला जाएगा। उसके ऊपर आपका परदादा, परदादी, मतलब आपके ऊपर और चले जाएंगे वो। इसी तरह नीचे आपने लोगे नीचे बेटा, बेटी, वो आपका नीचे आ जाएगा, उससे नीचे आ जाएगा पोता, पोती, उसके नीचे परपोता, परपोती। ये आपका सीरीज में चलता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए आपका क्या है दोस्तों, बाई है, मतलब बाई है तो मैं प्लस से इंडिकेट कर दूं, बिल्कुल कर दूं दोस्तों। तो ए आपका बाई है, किसका है, बी का। अब बी का हमको पता नहीं कि मेल है या फीमेल है, लेकिन ए का आपको पता लग रहा है कि बी का भाई है तो मेल ही होगा। आगे दिया हुआ है बी इज द सन ऑफ सी। बी जो है वो सन है, सन मतलब पुत्र है, तो ये भी मेल ही होगा, प्लस से इंडिकेट कर दिया। किसका है सन,
सी का, तो सी कहां चला जाएगा, ऊपर वाली संख्या में चला जाएगा। सी का पुत्र कौन है, बी है। आगे सी का पता नहीं कि वो उसकी माता थी या पिता थी, लेकिन आगे दिया हुआ है डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी का भी पिता है, ऊपर चला जाएगा डी। डी आपका ऊपर चला गया, तो डी क्या है, मेल है। डी किसका पुत्र है, सी का पिता है, और सी किसका पिता है, बी का है, और बी किसका भाई है, ए का है। आपके पास ये समीकरण बनाए इस क्वेश्चन में। अब मुझे ये बताना कि इसका क्या आंसर होगा। देन आगे दिया हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। आपका ए जो है वो भाई है किसका, बी का, और बी जो है वो पुत्र है किसका, सी का, और सी जो है वो पुत्र है किसका, डी का। ये आपके पास समीकरण बना है। आगे पूछ रहा है कि देन व्हाट इज ए ऑफ डी, कि आपका जो ए होता है वो डी का क्या लगा, यही आपका पूछ रहा है समीकरण। ये डी और ए में पूछ रहा है दोस्तों। आपको ध्यान देने योग्य बात है कि पहला पीढ़ी और दूसरा पीढ़ी में, तीसरा पीढ़ी में चला गया, तो पहला पीढ़ी उसका खुद हुआ, दूसरा उसके पिताजी हुए, और तीसरा उसका दादाजी हुआ। तो दोस्तों ए और बी दोनों भाई भाई थे, सी उनका पिता और डी उनका दादा हुआ। तो आपका पूछा है कि देन व्हाट इज ए ऑफ डी, डी और ए में क्या हुआ, तो ए जो है वो डी का क्या लगा, व्हाट इज ए क्या लगा किसका, डी का। तो आप क्या आंसर दोगे, ग्रैंडसन दोगे दोस्तों। अगर यही आंसर आपको इस तरीके से देना होता कि देन व्हाट इज डी ऑफ ए, कि डी क्या लगा, तो देना होता ग्रैंडफादर। लेकिन आपको पूछा गया है कि ए डी का क्या लगा, तो क्या लगा, ग्रैंडसन लगा दोस्तों, ग्रैंडसन लगा। ग्रैंडसन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, और अच्छे से इसका आंसर देना है दोस्तों। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि x जो है वो भाई है किसका, y के सन के भी सन का, y के भी सन के भी सन का भाई है। y जो है, y यहां ले लो, ये y जो है इसका सन होगा, इसका सन मान लो कुछ भी होगा, यहाँ पे इसको प्लस से इंडिकेट करोगे। ये जो सन हुआ इसका, इसके भी सन के भी सन का भाई है, इसका भी एक और यहाँ जो सन है इसका भाई है। कौन है, ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। कौन है, अक्स है दोस्तों। अक्स किसका भाई है, वाई के भी सन का भाई है दोस्तों। सेम आपका इस तरह का न्यूमेरिकल बना है, ये आपको पूछा गया है आगे कि एक्स रिलेटेड टू वाई, अक्स का वाई के साथ क्या रिलेशन है, एक्स रिलेटेड टू वाई। आपको फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स का रिलेशनशिप वाई से क्या है, ये एक्स है, इसका रिलेशनशिप वाई से क्या है दोस्तों। आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाई के भी पुत्र का भाई है, लिखा हुआ है सन ऑफ वाई सन। ब्रदर किसका है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन। वाई के भी पुत्र का भाई कौन है, एक्स है। तो आपका एक्स और वाई का रिलेशन क्या हो जाएगा, वाई उसका क्या लगेगा, दादा लगेगा, एक्स उसका क्या लगेगा, ग्रैंडसन लगेगा। ग्रैंडसन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पे मैं आज की क्लास को विराम देना चाहूंगा दोस्तों। आप लोगों के आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। मेरी क्लास में इसी तरह से बने रहिएगा, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को, टीएनसी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टीएनसी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां आपको मेरी रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगी दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास काफ़ी है, इतनी ही मैं मेरी क्लास को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों।